हफ्ते भर की ट्रेनिंग के बाद लॉरा ब्राउन ने विशाल गुप्ता को सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी। उसी शाम वो हमारे डेरे पर पहुंच गया। रस्मी कलिमात के बाद लॉरा मतलब की बात पर आ गई। बोली, मैंने तुम्हारे आदमी को सिखा दिया है, बेशक इम्तिहान लेकर जांच सकते हो। वो बोला, मैडम मसला सिर्फ हमारे आदमी की सिखलाई से हल नहीं होगा, अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो गया तो बात बनेगी। वो बरहम हुई, ये मेरा मसला नहीं। विशाल मानी खेज लहजे में बोला, सच में इतनी सादा हो या शुक्ला साहब ने पूरी बात नहीं बताई थी? उसके लहजे में दुरुस्ती सिवा हुई। तुम्हारा मतलब ये नाकाम हो गया तो मुआहिदा नहीं हो पाएगा? विशाल गुप्ता ने वजाहत की, यही तो अर्ज की है कि राह का रोड़ा हटे बगैर मुआहिदा कैसे हो पाएगा? लॉरा ने इनकार में सर हिलाया, मैं किसी पर गोली नहीं चला सकती। विशाल चापलूसी से बोला, आप बिल्कुल ऐसा ना करें, मगर अपने शागिर्द की हौसला अफजाई के लिए साथ तो जा सकती हैं। गोली संदीप चलाएगा, बस थोड़ी सी रहनुमाई और निगरानी की जरूरत पड़ेगी। लॉरा इनकार पर डटी रही। डीप 1.5 किलोमीटर तक आसानी से किसी को भी निशाना बना सकता है। विशाल बोला, शूटिंग रेंज पर हदफ को निशाना बनाने वाला जरूरी नहीं कि अमली मैदान में भी उतना ही कामयाब साबित हो। आपके बकौल स्नाइपिंग साइंस है और गोली चलाने से पहले कई एक तैयारियां की जाती हैं। बेशक आप गोली न चलाएं और ना आखिर तक वहां मौजूद रहें, बस संदीप को गोली चलाने की मुकम्मल तैयारी करवा कर वापस आ जाएं। लॉरा ने उलझन जाहिर की, तैयारी करवा तो दी है। विशाल ने वजाहत की, मेरा मतलब हदफ को निशाना बनाने की हतमी तैयारी, एलिवेशन डिफ्लेक्शन वगैरह का जायजा लेकर आ जाना कि इसने सब कुछ सही तरीके से लगाया हुआ है, इससे तो शायद फासला भी ठीक से नापा न जाए। लॉरा हिचकिचाई, मैं इस काम में इतनी ज्यादा मुलव्विस नहीं होना चाहती कि कानूनी तौर पर मुजरिम ठहराई जाऊं। विशाल बोला, मैडम ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, और ये भी जान लें संदीप की नाकामी हम सब की नाकामी कहलाएगी। हदफ सिर्फ जख्मी भी हुआ तो वो काम बिगड़ जाएगा। वो बिगड़ कर बोली, अगर मुझे ही सब कुछ करना था तो वक्त जाया क्यों करवाया? लॉरा के लहजे में लचक देखते हुए विशाल ने तसल्ली दी, आपको सिर्फ रहनुमाई करनी है, बाकी सब कुछ संदीप ने ही करना है। लॉरा ने हथियार डाल दिए, कब जाना है? उसके लहजे में मजबूरी और बेबसी वाज़ेह झलक रही थी। विशाल गुप्ता के चेहरे पर फातिहाना तबस्सुम उभरा। परसों? उसने पूछा, मंसूबा क्या है? विशाल बोला, कल शाम को मैं हतमी मंसूबा लेकर आऊंगा। उसकी गुफ्तगू से शक हुआ कि वो हदफ से लाइल्म था, या शायद मंसूबा लॉरा तक पहुंचाने के लिए उसे किसी की इजाजत दरकार थी। लॉरा मजीद सवाल पूछे बगैर अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। मैंने तबसरा किया, मैडम खफा लग रहे हैं। विशाल गुप्ता रुखाई से बोला, इसे खुश करने को हम खतरा नहीं मोल सकते। मैं शाकी हुआ तो आपको मुझ पर एतबार नहीं है। वो साफ गोई से बोला, अगर तुम इससे अच्छे भी हो तो ये साबित करने को तुम्हें काफी वक्त चाहिए। मैंने कहा, मैं अच्छाई का दावा नहीं कर रहा, लेकिन इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ। मेरी शिकायत को दूसरा रुख देते हुए वो मानी खेज लहजे में मुस्कुराया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुआवजा पूरा मिलेगा। मैंने कहा, फिर ठीक है। मैंने अपना शिकवा वापस लिया कि खामखा की तकरार का कोई फायदा नहीं था। न मुझे कोई एसएस की हैसियत से जानता था और ना शुक्ला के दुश्मन का खात्मा करना सवाब का काम था। अलबत्ता मैं ये जरूर चाहता था कि वहाँ लॉरा मौजूद ना हो, क्योंकि शुक्ला के दुश्मन को खत्म करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं SR1 समेत फरार का मंसूबा सोचे हुए था और लॉरा मेरे मंसूबे की राह में रोड़े अटका सकती थी। वो तरबियत याफ्ता कमांडो थी, इतना आसान हदफ साबित न होती। उसे रुखसत करके मैं कमरे में लौटा। बमुश्किल बैठ ही सका था कि दरवाजा बजाकर लॉरा अंदर दाखिल हुई। मैं हैरान रह गया। मैंने खड़े होकर ताजीम दी, जी मैडम। मुझे बैठने का इशारा करके उसने नशिस्त संभाली। जानते हो किस पर गोली चलानी है? मैंने नफी में सर हिलाया। उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। मिस्टर बिक्रम सिंह पर। मैंने सवालिया अंदाज में कहा, बिक्रम सिंह? वह बोली, नहीं जानते। उसकी तंजिया हंसी ताज्जुब में ढल गई। मैंने नफी में सर हिलाया। उसने कदरे दुरुस्ती से पूछा, जनरल बिक्रम सिंह को नहीं जानते? मैं हकला गया, आर्मी चीफ? वो खिलखिलाई, शुक्र है। मैंने कहा, मगर विशाल जी ऐसा क्यों करेंगे? कहीं वो पाकिस्तानी जासूस तो नहीं? वो बोली, जासूस बेचारे तो मुफ्त में बदनाम होते हैं, असल जंग तो अंदरूने मुल्क अपने मफादात की लड़ी जाती है। मैंने कहा, ये तो गद्दारी है। उसने मुंह बनाया, मैं तुम्हारे पास गद्दारी या देशभक्ति का मुकदमा लेके नहीं आई। मैं मतलब की बात पर आया, मुझे एतमाद में लेने की वजह। उसने फुलझड़ी छोड़ी, तुम्हारी हमदर्दी हासिल करना। मैंने हकीकत उगली, यकीनन बहुत छोटा आदमी हूँ। वो बोली, इंसान की अहमियत का तायुन हैसियत और मर्तबे से नहीं होता। दरवाजे पर खड़ा चपड़ासी भी बाज़ औक़ात बहुत बड़े ओहदे और मर्तबे वालों से ज्यादा काम कर जाता है। मैं मानी खेज लहजे में बोला, और ये चपड़ासी आपके लिए क्या करता है? वो बोली, जानते हो शुक्ला मिस्टर सिंह को क्यों कत्ल करवाना चाहते हैं? वो उस मौजू पर आई जिसके बारे में जानने को मैं सख्त बेचैन था।
अपनी बेचैनी दबाते हुए मैंने बज़ाहिर बेपरवाही से कहा, मुझे मकतूल का नाम अभी मालूम हुआ है तो वजह कैसे जान सकता हूँ? उसने इंकिशाफ किया, मिस्टर बिक्रम सिंह शुक्ला के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहा है। SR-1 राइफल की खरीदारी का मुआहिदा मिस्टर बिक्रम सिंह की इजाजत पर मुनसर है। 2-3 और हथियारों के मुआहिदे भी बिक्रम सिंह की वजह से नहीं हो पाए। अब ये कांटा निकाल कर ही शुक्ला मर्जी का चीफ सामने ला सकता है। एकदम मुझे हकीकत का इदराक हुआ। शुक्ला अब इतना ताकतवर हो गया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर हाथ डालने पर तुल गया था। लॉरा ब्राउन की सूरत में उसे ये तदबीर सूझी और लॉरा ब्राउन अपने हथियारों को बेचने की वजह से इस हद तक चली गई थी। इंडियन आर्मी से मुआहिदा होने पर कसीर तादाद में SR-1 राइफलों का सौदा हो सकता था। अलबत्ता वो खुद को आमादा नहीं कर सकी थी। सिर्फ एक आदमी को स्नाइपिंग की तरबियत देने पर बमुश्किल तैयार हुई थी। मैं खुद भी इस हद तक नहीं जा सकता था। इंडियन आर्मी के चीफ पर हमला कोई मामूली बात नहीं। पाकिस्तान आर्मी ऐसे काम की इजाजत बिल्कुल न देती, क्योंकि ऐसा होने पर दोनों जानिब की एजेंसियों के लिए सिर्फ यही काम बाकी रह जाता कि एक दूसरे के सिपाह सालारों के कत्ल की मंसूबाबंदी करती रह जाती। आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की न सिर्फ बदनामी होती बल्कि जवाबदही मुश्किल हो जाती। इस तरह के कत्ल बाज़ औक़ात इतनी लंबी जंग छेड़ देते हैं कि जिसका अंदाजा भी आम आदमी नहीं कर सकता। इसकी छोटी सी मिसाल पहली जंग अज़ीम है, जिसकी वजह ऑस्ट्रिया हंगरी की दोहरी बादशाहत के शहजादे वली अहद आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उसकी अहलिया सोफिया का कत्ल है, जो ब्लैक हैंड नामी दहशतगर्द तंजीम के एक शख्स गैवरिलो प्रिंसिप ने साराजेवो के मकाम पर 28 जून 1914 को किया। गो इस जंग की दरपर्दा कई वजूहात थी, मगर शुरुआत के लिए यही कत्ल वजह बनी। अलबत्ता धीरेन्द्र शुक्ला की बात और थी। वो हुकूमती ओहदेदार नहीं था, आर्मी से रिटायर्ड हो चुका था, लेकिन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का रूह रवां था। उसके साथ एक बाप की शफकत और मोहब्बत का कातिल था। पाकिस्तान आर्मी या हुकूमत को उसके कत्ल में दिलचस्पी न भी होती, अंसारी साहब उसे माफ करने पर तैयार नहीं थे, और उसके मजालिम का जो नक्शा अंसारी साहब ने खींचा था, उसके बाद उसके कत्ल में ताखीर करना खुद मुझे भी गवारा नहीं था। अलबत्ता बिक्रम सिंह पर मैं किसी सूरत गोली नहीं चला सकता था, बल्कि मैं तो किसी आम बंदे पर भी गोली चलाने पर तैयार नहीं था और ज़हनी तौर पर फरार के लिए तैयार हो गया था। अब लॉरा ब्राउन की मुसीबत गले पड़ रही थी, जो मेरी राह में रोड़े अटका सकती थी। मुझे सोच में गुम पाकर उसने मेरी आंखों के सामने हाथ लहराया। क्या हुआ? मैं चौंकते हुए बोला, आपने मुझे परेशान कर दिया है। वो बोली, तुम्हें परेशान करने नहीं, हौसला बढ़ाने आई हूँ, और चाहती हूँ तुम मिस्टर गुप्ता से सुनगुन लेने की कोशिश करो। कहीं शुक्ला मुझे धोखे में रखकर सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में तो नहीं। उसने अपनी आमद के राज से पर्दा हटा दिया। मैंने मुंह बनाया, मैडम, उन्होंने मुझे हदफ से बेखबर रखा है। असल मंसूबे की खाक हवा लगने देंगे। दिलावेज तबस्सुम होंठों पर बखेरते हुए उसने उम्मीद जाहिर की। तुम कोशिश करो तो मिस्टर गुप्ता से उगलवा सकते हो। मैं मानी खेज लहजे में बोला, ये कोशिश आप खुद करें तो कामयाबी का ज्यादा इम्कान है। उसने नफी में सर हिलाया। मिस्टर गुप्ता बेहुदा ख्वाहिशात का वाज़े इशारा कर चुका है और मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने तंज किया, हालांकि आपके लिबास और अंदाज में ऐसी एहतियात नजर नहीं आती। उसने हैरानी जाहिर की। लिबास का इससे क्या ताल्लुक? पहनावा इंसान की ख्वाहिशात और किरदार को जाहिर नहीं करता। अपनी तहजीब व सकाफत के लिहाज से उसकी सोच सही थी। हिंदू माशरे में भी बदन ढांपने और उरिया लिबास से एहतराज बरतने का कोई एहतमाम नहीं किया जाता। एक हिंदू के रूप में मैं इस्लामी तालीमात का प्रचार नहीं कर सकता था। ताइद में सर हिलाते हुए मैंने वजाहत की। कहने का मतलब है आपके यहाँ एक गैर शादीशुदा औरत को आर्जी ताल्लुकात रखने पर रोक टोक नहीं की जाती। उसने मुंह बनाया तो ताल्लुकात पसंदीदा शख्स से रखे जाते हैं। किसी मुआहिदे के हुसूल के लिए बदन का दस्तरखान नहीं सजाया जाता। मैं फाहिशा नहीं हूँ। ऐसा होता तो मिस्टर शुक्ला की दावत कबूल कर लेती। मैं जान छुड़ाते हुए बोला, विशाल गुप्ता मेरा बॉस है। जरूरी नहीं कि मेरे इस्तफसार पर वो कुछ उगलने पर तैयार हो जाए, अलबत्ता अपनी सी कोशिश करूंगा। उसने भूलपन से मेरी दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा, कभी कभी लगता है तुम वो नहीं हो जो नजर आते हो। अपनी बदहवासी पर पर्दा डालते हुए मैंने बज़ाहिर हैरानी जाहिर की। क्यों? ऐसा क्यों? वो बेबाकी से बोली, तुम्हारी आंखों में मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नजर नहीं आती जो यहाँ हर मर्द की आंखों में झलक रही है। मैंने कहा, क्योंकि मैं चादर देख कर पाँव फैलाता हूँ। एक मुलाजिम की इतनी औकात नहीं होती कि ऊंचे ख्वाब देखे। हमेशा गुनाह करने पर सफाई दी जाती है, मगर तब मुझे गुनाह न करने की वजाहत देना पड़ी। उसका मुतरन्नम कहकहा बुलंद हुआ। ख्वाहिशात और ख्वाब हैसियत और मर्तबे किताबें नहीं हुआ करते। मैंने बात बदलते हुए कहा, जरूरी नहीं कि एक लड़की हर मर्द के लिए बाइस तरगीब हो। पसंद और मेयार तो सबका जुदा और मुख्तलिफ होता है। वो बोली, खूबसूरत औरतों के मामले में तुम जवान मर्दों की पसंद लगी बंधी ख्वाहिश के गिर्द ही घूमती है।
میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ شکر ہے آپ نے خوبصورت کہا۔ وہ قدرے برہم ہوئی، تو میں بدصورت ہوں؟ میں نے کہا سب کا وکیل نہیں ہوں کہ اپنی پسند کو بنیاد بنا کر آپ کی خوبصورتی یا بدصورتی کا سرٹیفکیٹ جاری کروں۔ اس نے موضوع تبدیل کیا۔ تو امید رکھوں کہ کوشش کرو گے۔ میں نے کہا ایک بات پوچھوں؟ اس کی استفہامیہ نظریں میری جانب متوجہ ہوئیں۔ میں نے کہا زیادہ تو نہیں جانتا، مگر جہاں تک اندازہ ہے SR1 بہترین رائفل ہے۔ اگر شکلا صاحب کو خریداری میں دلچسپی نہیں تھی تو آپ کہیں اور گاہک ڈھونڈ لیتی، بلکہ براہ راست بکرم سنگھ سے بھی رابطہ کیا جا سکتا تھا۔ مجھے ٹالتے ہوئے بولی، تمہاری کھوپڑی میں جو چھوٹا سا دماغ ہے اس پر زور نہ دینا مفید رہے گا۔ میں نے کہا حیرانی ہے کہ میری کم علمی سے آگاہی کے باوجود مجھے اتنی اہم ذمہ داری سونپنے چلی آئیں۔ وہ تانازن ہوئی، تمہاری استاد ہوں، میرا کام تمہاری پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ میں نے منہ بنایا، اس سکھلائی کے پس پردہ آپ کا ذاتی مفاد ہے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے مجھ پر شاں کی نگاہ ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے بآواز بلند کہا، اپنی سی کوشش کروں گا، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ میں رات گئے تک جاگتا رہا۔ لورا کی رضامندی میری سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ایسی کون سی مجبوری تھی کہ وہ اتنا خطرہ مول لینے پر تیار ہوئی؟ آرمی چیف کی موت چھوٹا معاملہ نہیں تھا۔ بعید نہیں تھا کہ ایجنسیوں کی تحقیقات کا اختتام شکلا کی شخصیت پر جا کر ہوتا۔ اس میں لورا براؤن کی کمپنی کا نام آ جاتا تو عالمی عدالت کی طرف سے نہ صرف کمپنی کا لائسنس ضبط ہو جاتا، بلکہ بھاری ہرجانے کے ساتھ کڑی سزا ملنے کا بھی امکان تھا۔ مجھے اپنی فکر بھی لاحق ہوئی۔ اب بھاگنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ بس وشال گپتا کی تصدیق کا انتظار تھا۔ گو جو ہی وہ ہدف کا انکشاف کرتا، میں انکار میں سر ہلا سکتا تھا۔ اس زمن میں آسان بہانہ تھا کہ آرمی چیف پر گولی چلانا جرم کے علاوہ دھرتی ماتا سے غداری کرنے کے مترادف تھا، لیکن اس راز پر مطلع ہونے کے بعد وہ مجھے زندہ جانے کی اجازت نہ دیتے۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا کہ میں دوران مشن بھاگنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح میں سنائپر رائفل بھی ساتھ لے جا سکتا تھا۔ صرف لورا براؤن کا مسئلہ تھا، اور اسے بے خبری میں بے ہوش کرنا اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ اگلے دن لورا سے ملاقات نہ ہوئی۔ یقیناً وہ خفا تھی۔ میں نے بھی اس کے کمرے کا رخ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ صبح سبززار پر بھاگتے وقت میں نے دور سے اسے تیراکی کرتے دیکھا۔ وہ صبح کے وقت باقاعدگی سے تیراکی کیا کرتی تھی۔ میں دوپہر کو یہ شوق پورا کرتا کہ صبح کے وقت اس کی موجودگی میں ایسا کرنا مناسب نہیں تھا۔ دوسرا، دوپہر کی گرمی میں تیراکی کا الگ ہی مزہ تھا، اور اس کے بعد بھوک بھی خوب کھل جاتی ہے۔ ہمارا اجتماع رات کے کھانے پر ہوا۔ وشال گپتا اپنے منصوبے کے ساتھ پہنچ گیا تھا۔ کھانے کے بعد ہم نے لورا کے کمرے میں بند ہو کر وشال گپتا کا منصوبہ سنا۔ تفصیلات سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ بکرم سنگھ دھریندر شکلا کے ہاں ایک اہم تقریب میں شرکت کے لیے آ رہا تھا۔ وہاں اس نے 1 گھنٹہ گزارنا تھا۔ گھنٹے کے دوران ایک سنائپر کو اسے نشانہ بنانے کے کئی مواقع مل سکتے تھے۔ حفاظت کا سخت انتظام تھا۔ شکلا کی محل نما کوٹھی کے 1 کلومیٹر کی حدود میں آنے والی اونچی عمارتوں پر تو سخت پہرا تھا، اس سے زیادہ فاصلے کی عمارتوں کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ یوں بھی بکرم سنگھ کی آمد مخصوص افراد کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں تھی۔ آرکیڈ کا فاصلہ شکلا کی کوٹھی سے 1.5 کلومیٹر کے بقدر تھا۔ اس کی اونچائی 500 فٹ یا 150 میٹر تھی۔ 45 منزلہ عمارت کی چھت سے دکھاؤ کے عمدہ آلات کی موجودگی میں دھریندر شکلا کی کوٹھی کا سبززار واضح نظر آ سکتا تھا۔ منصوبہ بے داغ تھا۔ ایک اچھے سنائپر کو وہاں سے نشانہ سادھتے ہوئے ذرا بھی دقت نہ ہوتی۔ فائر کرنے کے بعد فرار ہونا بھی مشکل نہیں تھا۔ انڈیا کی پولیس یا ایجنسیاں اتنی تیز رفتار نہیں تھیں کہ آنن فانن عمارت کو گھیر لیتی۔ وشال گپتا نے ایک ویڈیو کے ذریعے ضروری جگہوں کی وضاحت کی۔ لورا بھی سب کچھ دلچسپی سے سنتی رہی۔ میں نے ایک دم اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی۔ شیواجی آرکیڈ سے فرار ہونا بھی اتنا مشکل نہیں تھا جتنی مشکلات میں سوچے ہوئے تھا۔ شکلا کا شکار اس سے کئی گنا آسان ثابت ہو رہا تھا۔ پورا منصوبہ دشمن نے خود ترتیب دیا تھا، ہتھیار بھی مہیا کر رہا تھا اور ہدف سامنے بٹھا کر نشانے بازی کی دعوت بھی دے رہا تھا۔ میں اب بھی ناشکری کرتا تو یقیناً مجھ سے بڑا بدبخت کوئی نہ ہوتا۔ ہم کافی دیر منصوبے کی نوک پلک سنوارتے رہے، کئی جزیات زیر بحث لائیں اور آخرکار کارروائی کی ترتیب پر متفق ہو گئے۔ لورا نے مجھے فائر کرنے کے لیے تیار کر کے واپس آنا تھا۔ مقررہ دن سپہر ڈھلے ہم شری پتی آرکیڈ میں پہنچ چکے تھے۔ رہائشی فلیٹوں پر مشتمل اونچی عمارت میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ہمارے لیے 45ویں منزل پر ایک فلیٹ مخصوص تھا جس کا مکین عارضی طور پر کہیں گیا ہوا تھا۔ لفٹ میں داخل ہو کر ہم نے آخری منزل کا بٹن دبا دیا۔
लिफ्ट में 2-3 और अफराद भी मौजूद थे। एक अधेड़ उम्र जोड़ा जो किसी तकरार में लगा था, उनकी नोक झोंक ने हमारे लबों पर तबस्सुम बखेर दिया। लौरा की समझ में उनकी गुफ्तगू नहीं आई थी, अलबत्ता हमें हंसता देखकर उसके होंठों में भी खुशगवार खिंचाव आ गया। थोड़ी देर बाद हम मतलूबा फ्लैट के सामने खड़े थे। चाबी मेरे पास मौजूद थी। अंदर घुसकर हमने दरवाजा बंद किया। SR1 और स्नाइपिंग के सामान के थैले बेड पर रख कर कमरे का जायजा लिया। हमें छत से फायर करना था, लेकिन खिड़की से शुक्ला की कोठी का जायजा लेते हुए लौरा ने ख्याल जाहिर किया छत की बजाय खिड़की से ये काम ज्यादा बेहतर रहेगा। गो छत से फायर करना ज्यादा आसान था, लेकिन बज़ाहिर वो मेरी उस्ताद थी और मैं जगह के इंतखाब पर तकरार नहीं कर सकता था। अलबत्ता सीखने के बहाने पूछने में मुजायका नहीं था। मैंने कहा, छत से कमरा बेहतर है? उसने तीखे लहजे में पूछा, सीख रहे हो या तंज कर रहे हो? क्योंकि कोशिश के बावजूद मेरे लहजे में इस्तफसार की बजाय मासिराना अजब दराया था। मैंने बात संभाल ली। क्या इतना अच्छा बन गया हूँ कि आप पर तंज कर सकूं? उसने कुशादा दिली दिखाते हुए वजाहत की। बोली, छत पर फायर बेहतर तरीके से कर सकेंगे, मगर वहाँ मदाखलत का धड़का लगा रहेगा और यकीनन हदफ की करीबी छतों पर तयनात मुहाफिजों के पास शदीद आलात मौजूद होंगे। ये पहलू मेरी नजर से भी ओझल नहीं था। मैंने कहा, क्या इतनी बुलंदी से फायर करते हुए कोई एहतियात वगैरह नहीं रखी जाती? मैंने अप हिल डाउन हिल फायर करते वक्त रेंज में होने वाली इम्कानी कमी की तरफ उसे मुतवज्जे किया। श्रीपति आर्केड की बुलंदी 150 मीटर थी और इतनी बुलंदी से फायर करते हुए फार्मूले के मुताबिक असल फासले से कम रेंज लगाना थी। मुझे घूरते हुए उसकी आंखों में शुकूक की लहरें नमूदार हुईं। तुम्हें कैसे मालूम कि ऊंचाई से फायर करते हुए ऐसी एहतियात बरती जाती है? मैं गड़बड़ा गया था। मैं ऐसा कब कहा? आपने फायर पर असरअंदाज होने वाले उमूर के बारे में इतनी जुजियात का जिक्र किया था, तभी ये पूछ बैठा। मुझे चंद लम्हे घूर कर उसने गहरा सांस लिया और बैग से जाविया पैमा निकाल कर मुझे बुलंदी और पस्ती का जाविया नाप कर रेंज में कमी करने के तरीक़े कार के बारे में सिखाने लगी। चंद उल्टे सीधे सवाल करके मैंने समझ जाने का इंदिया दिया। रात के वक्त दिखाव के हालात स्नाइपिंग फायर के लिए हरगिज मौजू नहीं होते, लेकिन शुक्ला की कोठी में इतनी तेज रोशनियों का बंदोबस्त किया गया था कि दिन का समा था। यूं ही SR1 की टेलीस्कोप साइट के अंदरूनी मंजर को रोशन करने को भी साइट में खुसूसी बंदोबस्त किया गया था। इसकी वजह से रात के वक्त भी स्नाइपर हदफ को निशाना बना सकता था, बशर्ते हदफ किसी रोशन जगह मौजूद होता। इसके बावजूद विशाल गुप्ता ने मिस्टर बिक्रम सिंह की नशिस्त की अच्छी तरह निशानदही कर दी। शुक्ला ने अपनी जगह बिक्रम सिंह से चंद नशिस्तें दूर रखी थी। इससे उसकी बहादुरी पर रोशनी पड़ती थी। वैसे भी शुक्ला जैसे लोगों को मैंने उमूमन बुज़दिल और डरपोक ही पाया है। यकीनन उसके तई बिक्रम सिंह से फासला बढ़ाने से गोली के उस तक पहुंचने का इम्कान न रहता, लेकिन ये एहतियात बरतते वक्त वो ये भूल गया था कि मौत और जिंदगी के फैसले हमारी तदाबीर और चालों के मरहूने मिन्नत नहीं होते। ये इख्तियार तो उस बाइख्तियार के कब्ज़े कुदरत में है जिसके सामने कोई रुकावट, मनसूबाबंदी और हिफाजती इक़दाम कामयाब नहीं हो सकता। वो जो चाहे वही होता है। जिंदगी देने पर आए तो मौत खुद मुहाफिज बन जाए और मौत का इरादा करे तो हिफाजत का हर इक़दाम मौत का फंदा साबित हो।